गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियर विल ऐप पर स्वागत है। देखिए बेटा, एक बात मैं बता रहा हूं, आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो पहली बात तो बेटा विश्वास करके रखिए। बहुत से बच्चे इस टाइम जो है बड़ा भ्रम की स्थिति में बने हुए हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप जो कंटेंट दे रहे हो उससे हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि टोटली बेटा 100% विश्वास करके पढ़ो। मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कह रहा हूं, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। और बेटा ये मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा, ये पूरे विश्वास के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा अनुभव इस बात को कहता है। भाई आप क्या समझ रहे हो कि यूपीएसआई की भर्ती जो है आज जो आप पहली बार हम पढ़ा रहे हैं थोड़ी है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा पढ़ाने का अनुभव कई बार का है और हमने देखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये है कि धैर्यता का थोड़ा सा परिचय दीजिए और जो पढ़ा रहे हैं वो बेटा पढ़ते जाओ और पूरी मन के साथ पूरी लगन के साथ पढ़ो, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कैरियर विल पे जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और देन अगर इधर उधर भागने की कोशिश करोगे तो बेटा कुछ भी हाथ नहीं लगने का, ठीक है। और कैरियर विल की सबसे अच्छी पहचान बेटा एक यही है कि यहाँ जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे अनुभवी टीचर पढ़ाते हैं और अनुभव का बेटा अलग ही फर्क पड़ता है, समझे कि नहीं समझे। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हम आप लोगों के साथ वैसे भी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत तौर पे पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है, राइट। आवाज तो आ रही होगी ना बेटा, आवाज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो आ रही है। सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटा जाएगा। अरे भाई भाई मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे टॉपिक करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। सर ये टॉपिक नहीं कराया, वो टॉपिक नहीं कराया। बेटा देखो एक चीज बताओ, बैच खत्म थोड़ी हो गया है, अभी तो बैच चल ही रहा है। A to Z सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और कहीं से भी कोई टॉपिक नहीं छुड़वाया जाएगा। मेरी क्लास में बेटा कभी नहीं होता, मैं पूरे मन के साथ ही पढ़ाता हूँ और फुल कंटेंट के साथ देता हूँ, फुल कंटेंट के साथ पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि भाई मैं कोई चीज छुड़वा दूंगा, ओके। तो इस विश्वास को बेटा बनाए रखो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बेटा थोड़े से मतलब उनका दिमाग जो है क्रैक है, बार बार रोज समझाते हैं बातों को, उनको समझ में नहीं आती है, पता नहीं कैसे नहीं आती। ये मेरी समझ से भी बाहर है। अरे भाई आजा, चलिए खैर क्लास को बेटा अब स्टार्ट कर देते हैं। ये लाइन कहां से आ गई, बड़ी सीधी लाइन खींची है, ओके। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा स्थानीय सरकार का चल रहा था, और स्थानीय सरकार जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था कि स्थानीय सरकार जो है जिले में काम करती है और जिले में शहर भी होता है, जिले में गांव भी होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत है, और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत है। नगर परिषद को हम नगर पालिका भी बोल देते हैं। हालांकि नामों के ऊपर बेटा मत जाना, क्योंकि हर स्टेट में नाम हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे मैंने कहा कि ब्लॉक पंचायत के हमारे देश में कई नाम हैं। हम इसको कहीं पर क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, कहीं पर इसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं, कहीं पर इसको खंड पंचायत भी कह देते हैं, कहीं पर इसको तालुका पंचायत भी कहते हैं, जिला पंचायत को जिला परिषद भी कह देते हैं, ठीक है, समझे। ऐसे इनके जो हेड होते हैं वहां पर भी थोड़ा बहुत नाम में इधर उधर बदलाव हो सकता है। जैसे तुम राजस्थान में देखोगे तो ब्लॉक पंचायत का जो हेड है वो प्रधान माना जाता है, ठीक है। और वैसे तो हम कहते हैं कि भाई हेड उसका ब्लॉक प्रमुख होता है, लेकिन हमने नाम चेंज कर दिया और वहां उसको हम जो ब्लॉक प्रमुख को वहां प्रधान कह देते हैं।
तो इस तरह के कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि जहां आपको लगता है कि कंफ्यूजन सा हो रहा है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक बात बताई थी, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार इसको लेकर कानून बनाती है। हालांकि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो 73, 74 अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू हमने दो तरह के प्रोविजन अपने संविधान में लिख दिए थे, भाग 9 में और भाग 9A में। एक तो प्रोविजन वो थे जो मैंडेटरी थे, यानी कि वो फिक्स है, हर राज्य में एक जैसा रूल होगा अगर वो मैंडेटरी प्रोविजन है। लेकिन अगर कोई प्रोविजन डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकी है, नॉन परमानेंट है, तो वो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार किस तरह का कानून बनाए। जैसे मैंने लास्ट क्लास में चुनावों के विषय में बताया, तो मैंने कहा कि चाहे शहरी क्षेत्र का सदस्य हो लोकल गवर्नमेंट का, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का सदस्य हो लोकल गवर्नमेंट का, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक पंचायत सदस्य हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, नगर निगम का सदस्य पार्षद हो या सभासद हो या ग्राम नगर पंचायत सदस्य हो, सदस्यों का चुनाव हमेशा डायरेक्ट होता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये मैंडेटरी प्रोविजन है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, कोई भी हो, सदस्यों का चुनाव हमेशा डायरेक्ट होगा। जिला पंचायत प्रमुख का चुनाव, ब्लॉक पंचायत प्रमुख का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, ये भी फिक्स है, मैंडेटरी प्रोविजन है, स्थायी प्रोविजन है। लेकिन गांव के सरपंच का चुनाव, मेयर का चुनाव जिसको हम महापौर कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, ये डिपेंड करेगा राज्य सरकार पर। जैसा वो कानून बनाएगी तो उस हिसाब से चुनाव होता है। गांव का सरपंच का जो चुनाव होता है वो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर, लेकिन अमूमन या सामान्यतः आपने देखा होगा कि पूरे देश में गांव के सरपंच का चुनाव डायरेक्ट ही होता है जनता के द्वारा। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इनडायरेक्ट भी करा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि मेयर का चुनाव, तो मेयर का चुनाव यूपी बिहार में डायरेक्ट होता है, जबकि अन्य दिल्ली में, राजस्थान में या हरियाणा में या महाराष्ट्र में देखा है तो इनडायरेक्ट होता है। जो पार्षद चुने जाते हैं, पार्षदों में से फिर एक मेयर बनता है। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग राज्यों में जो प्रोविजन आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, वो उसका कारण ये है कि बहुत से प्रोविजन ऐसे हैं जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और अब अलग अलग राज्य सरकारें तो अपने हिसाब से कानून बना देती हैं, जैसे इनके गठन को लेकर, इनके कार्य को लेकर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, इनकी बैठकों को लेकर तो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, समझे। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन क्या है और ये आपका जो है डिस्क्रिशनरी प्रोविजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने ये भी बताया आप लोगों को कि भाई इनके पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, पॉलिटिकल मेंबर कौन कौन होते हैं, कहाँ पर। अब बात यहाँ पर आती है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन एक इस बात का भी था कि सर कितनी पॉपुलेशन पर बनती है। देखो बेटा, एक ये प्रोविजन हर स्टेट के अलग अलग है। जैसे हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो गांव में जितनी भी आबादी होती है उससे ग्राम सभा नहीं बनती। गांव में किसी गांव के अंदर जो लीगल वोटर होता है उससे ग्राम सभा बनती है। लीगल वोटर का मतलब, विधिक मतदाता का मतलब है जिसकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है और वोट डालने का अगर अधिकार रखता है तो उससे क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी। ग्राम सभा से ही ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, ग्राम पंचायत मेंबर होते हैं, ये ग्राम सभा की तो सदस्य होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट एक, जैसे हम पंचायती राज की बात करते हैं, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चुना जाता है वो स्थानीय लोगों में से ही चुना जाता है और उसको जो पावर दी जाती है तो वो एक तरीके से विकेंद्रीकरण माना जाता है। इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कह देते हैं, ठीक है। थोड़ा बेटा गौर से सुनना, ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्योंकि अलग अलग प्रोविजन है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इस टॉपिक में रहता है, तो उसमें परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बढ़ते हैं। तो हमने कुछ बेसिक बातें लास्ट क्लास में बता दी थी, ठीक है। अब इसके इतिहास की तरफ चलते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से करते जाना, ओके। अब जैसे रजत ने पूछा सर सिटी में 3 लेवल एक साथ होते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कई नगर परिषद भी हो सकती हैं। हो सकता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है जहां महानगर होते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर होती है, वहां 2-2, 3-3 नगर निगम भी हो सकती है। भाई मुंबई में कई नगर निगम है, दिल्ली में तुम देखोगे 3 नगर निगम है, ऐसा भी हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है एक नगर निगम हो और हो सकता है 2-3 नगर परिषद भी हो सकता है कई नगर पंचायत भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक
ठीक है। तो जो कस्बे टाइप क्षेत्र होते हैं वहां बेटा नगर पंचायत होती है, जहां पर फिर उसके बाद जो जहां 3 लाख तक की जो आबादी होती है वहां नगर परिषद होती है, उससे ऊपर की आबादी में फिर नगर निगम हो जाती है। और जहां 10 लाख की आबादी होती है उससे ऊपर होती है वहां पर महानगर कहते हैं उनको, तो वहां नगर निगम एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, हाँ, महापौर ही मेयर कहलाता है, ठीक है। महापौर को, ये जो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है इसके हेड को ही, पॉलिटिकल हेड को ही हम मेयर कहते हैं। मेयर का कहीं पर चुनाव डायरेक्ट होता है, जैसे बिहार में और यूपी में मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है, लेकिन कहीं पर इनका चुनाव इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, या दिल्ली में हो गया या फिर महाराष्ट्र में हो गया। तो ये सरकार के कानून पर डिपेंड करता है कि भाई उनका चुनाव कैसे कराता है, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीजें आपको लास्ट क्लास में बताई थी, समझे। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ प्रोविजन बता देता हूं आपको। जैसे हुआ क्या था कि इसके लिए 73, 74 अमेंडमेंट, चलो पहले मैं इसका इतिहास बता देता हूं। तो स्थानीय सरकार का जो इतिहास है, अगर हम इसका इतिहास देखें, या स्थानीय सरकार का विकास, या हम कह दें स्थानीय सरकार का विकास, अगर हम स्थानीय सरकार का विकास देखें तो स्थानीय सरकार का विकास अंग्रेजों के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहली नगर निगम, यानी कि हमारे देश में जो फर्स्ट नगर निगम बनी थी वो कब बनी? फर्स्ट नगर निगम जो बनी, कोई बच्चा बताएगा कहां पर बनी थी? मद्रास में बनी थी अंग्रेजों के टाइम में। और कब बनी? 1687 में बनी थी, जब अंग्रेजों का टाइम था। हालांकि मद्रास, ठीक है, मद्रास को आज हम चेन्नई कह देते हैं, ठीक है। तो ये मद्रास में बनी थी और 1687 में बनी थी। उसके बाद आपने देखा होगा धीरे धीरे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आगे होता रहा। लेकिन एक लॉर्ड रिपन थे जो कि वायसराय थे। क्या थे? लॉर्ड रिपन, ये वायसराय थे। और कब की बात है ये बात थी 1879 से लेकर 84 तक ये वायसराय रहे। इनको हम फादर ऑफ क्या कहते हैं? अरे भाई लिख जा, स्थानीय स्वशासन का फादर कहते हैं इसको हम, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। कहां पर? इंडिया में। अब क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इंडिया के लिए बहुत अच्छे वायसराय माने जाते हैं। कभी कभी इतिहास में भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो ऐसा कौन सा वायसराय था जो सबसे बेस्ट था इंडिया के लिए, तो वो लॉर्ड रिपन था। बहुत अच्छे काम इंडिया के लिए किए भी थे, जैसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या इसको फादर कहा जाता है। ओके, अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार स्थानीय स्वशासन के लिए कानून जो बना वो इसी टाइम बना था। कानून में क्या था? जो पहला कानून बना था, यानी कि ये कानून था कि भाई जिले को जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड में तोड़ा जाना चाहिए। किसमें? तालुका बोर्ड में डिवाइड कर देना चाहिए। क्यों? ताकि विकास हो सके। किसका? लोकल गवर्नमेंट का। तो ये ऐसा पहला कानून था, यानी कि इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट कानून था कि लोकल गवर्नमेंट के लिए पहली बार विधिक रूप से प्रयास किया गया। तो जब विधिक रूप से पहली बार जो प्रयास हुआ था स्थानीय सरकार के लिए, तो इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इसी कानून को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये जो पहला कानून जब आया, ठीक है, इस दौरान जब लॉर्ड रिपन जो थे वायसराय थे, तो इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कह देते हैं। समझे? अब इसके बाद आपने देखा होगा कि आगे धीरे धीरे प्रयास होते रहे स्थानीय स्वशासन को। इसके बाद अगर हम देखें छोटे मोटे फाइनेंस के भी इस तरह के प्रयास होते रहे। 1900 जब 35 का एक्ट आया, तो स्थानीय स्वशासन को, जब भारत शासन अधिनियम आया
1935, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, तो उसमें स्थानीय शासन को या स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को प्रांतीय विषय बना दिया, यानी कि राज्य सूची का दर्जा दे दिया गया। ओके, उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया, हमारे देश का संविधान बना। क्या बना? संविधान। और संविधान 26 जनवरी 1950 को बन चुका था, लागू हुआ। तो हमारे संविधान में स्थानीय शासन को लेकर विरोधाभास था। हुआ क्या था कि विरोधाभास किसके बीच में था? यहाँ पर महात्मा गांधी के बीच में विरोधाभास था और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर के बीच में विरोधाभास था। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए। ठीक है, दोनों। अब दोनों आपस में क्या है, इन दोनों की जो है विचारों की कुश्ती शुरू हो चुकी थी। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना यह था, क्योंकि महात्मा गांधी ये मानते थे कि स्थानीय स्वशासन जो है, निचले स्तर पर लोगों को पावर मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी का यही विचार था, क्योंकि आप जब डीपीएसपी में देखते हो तो वहां पर कुटीर उद्योगों की बात की गई। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की भी बात की और इनका मानना ये था कि निचले स्तर पर लोगों को पावर मिलनी चाहिए, ताकि जो है हम निचले स्तर से डेवलपमेंट कर सकें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना बिल्कुल इसके विपरीत था। उनका मानना ये था कि अगर हम निचले स्तर पर पावर देंगे तो इससे जमींदारी प्रथा और बढ़ जाएगी, तो ये जो ऊंची जाति नीची जाति का जो भेदभाव है ये और बढ़ेगा। तो खैर, कुल मिलाकर इनके दोनों के विचारों के विरोधाभास को दूर करने के लिए संविधान सभा ने एक रास्ता खोजा कि भाई देखो, हम एक काम करते हैं, स्थानीय शासन को हम एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं देते हैं, पर्टिकुलर इसका एक कोई आर्टिकल नहीं बनाते हैं, हम इसको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल देते हैं। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम डालेंगे तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य माने जाते हैं, कोई बाध्यकारी थोड़ी होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर कोई राज्य सरकार लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई प्रावधान बनाना चाहेगी तो बनाएगी और नहीं बनाना चाहेगी तो नहीं बनाएगी, तो हम इसको बाध्यकारी नहीं बनाएंगे। तो यही कारण था कि इन दोनों का विचारों का मतभेद हुआ और हमारे संविधान में सिर्फ इसको क्या है, डीपीएसपी में डाल दिया गया। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। और यहाँ भाग 4 के आर्टिकल जो 40 है, वहां पर ग्राम पंचायतों की गठन की बात कह दी गई। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये बात बोल दी गई। इसके अलावा हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना, इसके अलावा हमारे संविधान में कहीं और ग्राम पंचायतों की या स्थानीय सरकार की बात नहीं की गई थी। तो ये कारण क्यों था कि हमने डीपीएसपी में क्यों रखा? अब बात यहां पर ये आ गई कि चलो ठीक है कि भाई हमारे संविधान जब बना 26 जनवरी 1950 का, तो संविधान सभा में इस बात को लेकर कि भाई लोकल गवर्नमेंट को पावर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में एक मतभेद था। इस मतभेद को दूर करने के लिए हमने ग्राम पंचायतों की गठन की बात हमने आर्टिकल 40 में डाल दी। और आप जानते हो कि ये जो डीपीएसपी में जो बातें रखी जाती हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर कोई राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहे तो करेगी और नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। अब पहली सरकार जो बनी वो पंडित नेहरू की सरकार थी। पंडित नेहरू इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई हम निचले स्तर पर डेवलपमेंट कैसे करें, तो उसके लिए अब कुछ प्रोग्राम बनाने शुरू किए। ठीक है, अब वो प्रोग्राम क्या क्या थे, यहां तक तो लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो। हाँ प्रीति बेटा बोलिए, क्या आप क्या कहना चाहते हो? गर्वित, अरे वाह, नाम तो बड़ा अच्छा प्यारा नाम है ये। सर सलाम तो ले लो हमारे पास आपका, हम आपके फैन हो गए हैं। आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक्स बेटा। बेटा प्रीति क्या बोलना चाहते हो आप भी अपनी बात रखो।
मैग्ना कार्टा बेटा इसको कहा गया था, ये जो कानून था इसको लोकल गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो पहली बार लॉर्ड रिपन के टाइम में रखा गया था। ये कानून, इस कानून में जिले को जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड में डिवाइड कर दिया गया था। इसी कानून को हम लोकल गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ओके, राइट। शिवम बेटा आपका कमेंट बिल्कुल जा रहा है। उज्जवल सर पेपर कब होगा? बेटा अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैंने आपको कल भी बता दिया था 60 से 75 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, और 60 से 75 दिन में बेटा सब कुछ तैयार अब करना है। हम भी आपके लिए अलर्ट हो चुके हैं और हमने भी युद्ध स्तर पर जो है आप लोगों के लिए जो है अपनी पावर को लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तालुका बेटा ब्लॉक होता है, मैंने बताया था ना, ब्लॉक पंचायत को हम तालुका पंचायत भी कहते हैं। निचले स्तर का क्या मतलब है सर? समझ नहीं आया। निचला स्टार बेटा मेरी समझ से तो बाहर है, क्या कह रहे हो? निचला स्तर, निचला स्तर सबसे निचला स्तर जो होता है। ओके, क्लियर हो गया? देखो यहां तक बात समझ में आ गई। अब लेकिन पंडित नेहरू यहां परेशान थे। आर्टिकल 40 में सिर्फ इतना लिखा था कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया था। लेकिन अब क्या हुआ इसके बाद, अगर आप देखोगे तो इसके बाद हुआ ये कि अब पंडित नेहरू ने कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने शुरू किए गांव के विकास के लिए, कुछ विकास कार्यक्रम बनाने शुरू किए। इसके बाद अब ये विकास कार्यक्रम क्या थे? जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मतलब क्रम से लिखते जाना, जैसे मैं उसके नीचे जस्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा था राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद था जिसको नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, पढ़ाते टाइम ही फोन आते हैं सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम था कब की बात है? ये 1952 की बात है। ये प्रोग्राम 1953 का था। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? शायद जहां तक है मैं सही हूं। अरे भैया मान जाओ। सर यूट्यूब पर जो आपकी क्लास होती है एमसीक्यू की, उसमें जल्दी जल्दी में 1 या 2 क्वेश्चन का गलत टाइप हो जाते हैं। उस बात को लेकर कुछ बॉयज कमेंट करते हैं, तो बेटा परेशान मत हो, तुम अपना आंसर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए तुम्हें बेटा सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब ऐसे तो हमारे लिए भी लोग बाग लिखते रहते हैं, मैं कई बार पढ़ता हूँ तो कुछ गंदे गंदे कमेंट हमारे लिए भी कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे एक आध दो बच्चा था, अब मैं आपको बता रहा हूँ पीछे उसके गूजर लगा हुआ है, नाम मैं पूरा नहीं बता रहा, मुझे पता है वो बच्चे कौन हैं। उनमें से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप तो पैसे के लिए काम करते हो। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, यार एक बात बताइए मुझे, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, 1.5-2 घंटे की आपको जो है एमसीक्यू के रूप में फ्री क्लास दे रहे हैं, क्या उसका आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं? मतलब देखिए, अगर हम कहने का मतलब है कि फ्री में भी काम कर रहे हैं ना, तो भी उंगलियां उठती हैं। लेकिन बेटा इससे हमारी जो एक इंटेंशन है ना, वो खत्म नहीं होगी। हमारा शुरू से ही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है बेटा। हमारे थ्रू तो कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए,
इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो वो एक बार के लिए याद जरूर करता है कि भाई गुरुजी ने मेहनत बहुत की थी हमारे साथ। और यही कारण है कि हम बच्चे के साथ मेहनत भी पूरा ही करते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तरह तरह के कमेंट, या तो उनके अंदर कोई बुद्धि की कमी है या वो मानसिक स्तर ही उनका बहुत ज्यादा कमजोर है, हम तो ये मान के चलते हैं। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूं कि मेरा कम से कम जो YouTube सेशन पे या जो भी मैं आपको क्लास देता हूं, मेरा 15 से 20 हजार रुपये खर्च होता है उसमें। ठीक है, ये क्या टाइपिंग मैं खुद करता हूं क्या? भाई टाइपिंग भी तो कहीं ना कहीं से करवा रहा हूंगा मैं, तो हम तो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हमें पता है कि अगर हम 10-20 हजार रुपये चलो खर्च भी कर देंगे तो कई बच्चों का भविष्य बनेगा इससे। समझे कि नहीं समझे? लेकिन बट बच्चे ऐसे भी हैं जो उल्टा सीधा जो है वो बाज नहीं आते कहने में। यूजर ने कहा इसने बात अच्छी लिखी है। हाँ तो सर सभी करते हैं, हम भी करते हैं, जो बोल रहा है वो खैर चलो छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है बेटा, पढ़ाई पे मेहनत करो। अब ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं, इधर उधर के चक्करों में कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीजों से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल है, अब टाइम के पास आपके पास इतना टाइम नहीं है, युद्ध स्तर पे अपनी मेहनत करना शुरू कर दो। रिवीजन जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि रिवीजन पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने जो पढ़ाना था वो हमने बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया है, और यही कारण है कि हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी की और मूल विधि की बेटा मेरी गारंटी है, ये मैंने 100% आप लोगों के सामने गारंटी ले ली। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा एक भी, बशर्ते कि आप अपनी तरफ से बेटा ईमानदार रहो, जो आपको करवाए जा रहे हैं उन्हें जरूर करना। ठीक है, और एमसीक्यू सीरीज को छोड़ो मत बेटा, उसको करते रहो। ये नहीं है कि तुमने 2 दिन करी 2 दिन नहीं करी, इसको रेगुलर वे में करो, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, और हमें ये पता रहता है कि कैसे हमें सिलेक्शन बच्चों का करवाना है, और उसी हिसाब से हम जो है तैयारी फिर स्टूडेंट को करवाते हैं। राइट, खैर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। एक बात और मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से, आपका टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा क्लास का, क्लास का टाइमिंग बढ़ा दें क्या? क्लास 7:30 से कर दें या 7 बजे से कर दें? एक बार अपना थोड़ा सा कमेंट दे दीजिए। क्लास का मैं टाइमिंग अब बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज से मूल विधि की क्लास बंद हो गई है, और वो सैटरडे संडे को अब क्लास होंगी। ठीक है, और अब मैं यूपीएसआई का जो इस क्लास का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 7:30 से कर दूं, 7 से 9 कर दे। चलो ठीक है, अधिकतर बच्चे कह रहे हैं तो चलो मैं देख लूंगा, हो सकता है क्लास 7:30 से कर दिया जाए या 7 से भी हो सकती है। अमूमन कोशिश ये है कि 7:30 से कर दें तो 1.5 घंटे की क्लास बहुत होती है। ठीक है, इतने सिलेबस आपका ज्यादा है भी नहीं, खत्म जल्दी हो जाएगा। चलो खैर, अब यहां पर हमने ये देखा कि 2 प्रोग्राम लाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ये दोनों के दोनों जो प्रोग्राम थे वो लोकल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए लाए गए थे। किसके लिए? लेकिन दोनों के दोनों प्रोग्राम क्या हो गए? ये फेलियर हो गए। क्या हो गए? फेलियर, नहीं काम कर पाए। तो अब सरकार के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती बन गई कि भाई हम अब निचले स्तर पर यानी कि लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कैसे करें। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने कुछ कमेटी बनानी शुरू की। सरकार ने अब कमेटी का मतलब है समितियां बनानी शुरू की। अब इनमें हालांकि लोकल गवर्नमेंट को लेकर बहुत समितियां बनी। जैसे आपने देखा होगा कि पहली समिति बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, BR मेहता समिति। इसका पूरा नाम जरूर लिख लेना, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब क्योंकि BR मेहता इसके अध्यक्ष थे इसलिए इसको BR मेहता बलवंत राय मेहता कमेटी कहते हैं। ये 1957 की बात थी।
तो आपने ये देखा कि आर्टिकल 40 में सिर्फ ये लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन, और डीपीएसपी में था इसका मतलब कोई राज्य सरकार इसको लागू करना चाहे तो कर सकती है, ना लागू करना चाहे तो ना करे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें दी और इसकी सिफारिशें मानी भी। अब उस सिफारिशों में क्या कहा गया कि भाई पहली बात तो त्रिस्तरीय व्यवस्था हो पंचायती राज में, पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो। एक रिकमेंडेशन तो बहुत ये थी कि पंचायती राज का क्या होना चाहिए, पंचायती राज का गठन हो, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज। दूसरा, ये पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 टियर होना चाहिए। और तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, इसको हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब बात यहां पर ये आती है, ये तीनों ही रिकमेंडेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट थी और तीनों रिकमेंडेशन को, तीनों सिफारिशों को माना गया। अब पंचायती राज का गठन कर दिया गया इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और पंचायती राज का गठन सबसे पहले कहां हुआ? सबसे पहले गठन हुआ था राजस्थान में। तो राजस्थान जो राज्य था, राजस्थान राज्य के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन हुआ। नागौर जिले में क्या हुआ, इसका उद्घाटन किया गया और राजस्थान राज्य में इसको लागू कर दिया गया। कब की बात है ये? यानी कि ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू नहीं हुआ था, ये राजस्थान में शुरू हो गया था, लेकिन उद्घाटन कहाँ हुआ? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और उद्घाटन कौन सी डेट को हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को उद्घाटन हुआ। ठीक है, और पूरे राजस्थान में पंचायती राज को लागू कर दिया गया। दूसरा राज्य अगर हम देखें तो दूसरा राज्य कौन सा था बेटा? आंध्र प्रदेश था, और ये भी 1960 में लागू किया गया था, नहीं 1959 में ही हुआ था ये भी। हाँ, 1959 में हुआ था। और तीसरा राज्य कौन सा था? असम, और इस पंचायती राज को 1960 में यहाँ लागू कर दिया गया। 3 राज्य बहुत हैं, तो पहला राज्य राजस्थान था, दूसरा आंध्र प्रदेश था, तीसरा असम था। तो पहले तो इतना लिख लो, फिर उनको समझा देता हूं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या मतलब है। लिख लिया बेटा? अब देखो यहां पर हाँ जी, 9 बजे से दंगल वाली क्लास रहेगी और वो टाइम फिक्स है। जैसे मेरा 4 बजे का टाइम फिक्स है, जिसमें मैंने 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। और ऐसी ये जो महादंगल है, महादंगल जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसका टाइम 9 बजे फिक्स है। कल हम आधे घंटे की क्लास दे पाए थे क्योंकि हमारी मूल विधि की क्लास थी, लेकिन मूल विधि में अब 2 टॉपिक बचे हैं आपके, तो उसको मैंने क्लास को अब सैटरडे को कर दिया है। टाइमिंग आपको पता हो जाएगी, शाम की टाइमिंग होगी जो भी है, 1 या 2 क्लास उसमें होनी है और फिर उसके बाद आपका मूल विधि खत्म। तो अब हम 9 बजे से 10 बजे तक हमारा महादंगल चलेगा, महादंगल सीरीज। ठीक है, और वाकई में बच्चों आप लोगों से एक बात कह दूं, ठीक है, सिलेक्शन आपका इस जो हम सीरीज करवा रहे हैं उस पर डिपेंड, यानी कि मैं पॉलिटी के लिए मैं सीरीज करवा रहा हूं, तो पॉलिटी के सीरीज का पूरा आपको फायदा मिलेगा। उसको रेगुलर वे में आप लोग करिए। ठीक है, एक रिवीजन भी आपका होगा, साथ के साथ आपको अपनी कमियां भी पता चलेंगी कि कैसे क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं और हमारी कमियां कहां पर है। क्योंकि सिलेक्शन में बेटा सबसे ज्यादा एमसीक्यू का ही इफेक्ट होता है, ये अपने आप में एक स्मार्ट तरीका माना जाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपटीशन इस बार टफ हो गया है। टफ क्यों हो गया है? ऑनलाइन एजुकेशन ने युद्ध स्तर पर, यानी कि एक तरीके से क्या, एक युद्ध छिड़ चुका है। हर कोई मेहनत कर रहा है,
अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से जो गांव के बच्चे थे, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं आ सकते थे, अब उन्हें सुविधा मुखर्जी नगर के टीचरों की मिल रही है। अब मुखर्जी नगर दिल्ली के जो टीचर हैं वो अपना कंटेंट हमेशा क्वालिटी के साथ देते हैं। भाई आप, हम जो आपको अपना कंटेंट दे रहे हैं, आप में से ऐसे बच्चे बहुत होंगे, 99% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा कंटेंट पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक उच्चम यानी कि उच्च दर्जे का जो कंटेंट होता है वो आपको वो क्वालिटी आपको मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे कितने गांव के बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो परीक्षा जो है और टफ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम अब आजकल देख रहे हैं कि मेरिट धीरे धीरे हाई होनी शुरू हो गई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने सबको एक जगह मिक्स कर दिया है। भाई हमारे थ्रू हरियाणा का बच्चा भी पढ़ रहा है, यूपी में आजमगढ़ का बच्चा भी पढ़ रहा है, उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, हर गांव के दूर दराज जो लोग हैं, जो जिनके पास सुविधा नहीं थी, नौकरी वाले जो बंदे थे उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, उनको भी ये सुविधा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ हुआ है, और पिछली साल के मुकाबले देखा जाए तो इस बार 10 से 20 नंबर का फर्क पड़ेगा मेरिट पर, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आप ये समझ रहे हो कि पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा आएगा और पेपर का जो एक मेरिट है वो भी थोड़ी हाई होगी। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के चलना। अपनी पढ़ाई को युद्ध स्तर पर आप शुरू कर दीजिए। अब टाइम आपके पास बेटा नहीं है, अब से पहले मैंने नहीं बोला था, लेकिन अब मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अब जितनी भी मेहनत बेटा कर सकते हो उतनी मेहनत करना शुरू कर दो। हर काम को छोड़ दो, घर का काम हो या बाहर का काम हो या कोई भी काम हो। अगर आप नौकरी पेशे पे हो, नौकरी कर रहे हो, तो 2 महीने के लिए बेटा रिलीफ ले लो, 1 महीने के लिए रिलीफ ले लो। नौकरी वाले हैं थोड़ा सा रुक के जो 1 महीने बाद जो है वो छुट्टी जरूर ले लें, ताकि इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें, ठीक है। बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा। छुट्टी आपको लेनी है तो बेटा 1-2 महीने की छुट्टी अब ले लेना, राइट। क्योंकि जितनी जान लगा सकते हो बेटा उतनी जान लगाओ। और मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों के अंदर वो क्षमताएं हैं, आप निकाल सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि अब मेहनत की जरूरत है। ओके, अब यहां तक तो चीजें समझ में आ गई कि पंचायती राज का गठन कर दिया। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। लेकिन हमने कई जगह देखा है कि कहीं 2 स्तरीय व्यवस्था भी मिलती है, कहीं 4 स्तरीय व्यवस्था भी मिलती है। जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था है। होता क्या है कि जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं, क्योंकि 73, 74 जो अमेंडमेंट हुआ वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें यह कर दिया गया कि 3 स्तरीय व्यवस्था की, हालांकि यहाँ तो बात बोली गई। भाई अब तक कोई हमारे संविधान में कोई स्थान थोड़ी दिया गया था, अभी तो ये डीपीएसपी आर्टिकल 40 के अनुसार ही तो चल रहा है सब कुछ। वो तो 1992 में आकर 73, 74 अमेंडमेंट होंगे, संविधानिक प्रोविजन तो वहीं पर तो होंगे। तो संविधान में आज की डेट में ये प्रोविजन है कि ब्लॉक स्तर कहां पर होगा, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से ऊपर होगी वहां पर 3 स्तरीय व्यवस्था होगी, और जहां 20 लाख से कम होगी वहां मध्य स्तरीय स्तर यानी कि ब्लॉक पंचायत वहां नहीं होगा। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इसकी जो डेडलाइन है वो जो है वो 20 लाख है, यानी कि 20 लाख राज्य की आबादी अगर उससे ऊपर है तो इसका मतलब मध्य स्तरीय व्यवस्था होगा, और 20 लाख से, अगर 20 लाख या 20 लाख से कम है तो वहां मध्य स्तरीय व्यवस्था बेटा नहीं होगी, वो बताऊंगा। अब बात आती है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ये क्या मतलब है। जैसे गांव का सरपंच है कोई, तो आपने देखा होगा गांव में सरपंच जो बनता है या प्रधान जो बनता है उसको पावर मिलती है, तो ये तो हो गया विकेंद्रीकरण, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा उसको पावर दे दी गई। लेकिन अब वो लोकतांत्रिक क्यों है, क्योंकि उसी गांव का बन रहा है, उसी गांव के व्यक्ति को पावर दी जा रही है। तो इसका मतलब जन भागीदारिता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो लोकल गवर्नमेंट की एक खास बात होती है कि इसमें जन भागीदारिता बढ़ाई जाती है, और लोकतंत्र हमेशा वहां अच्छा माना जाता है जहां ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारिता होती है। तो इसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कि सरपंच को पावर मिली, विकेंद्रीकरण हुआ। स्थायी रूप से हमने क्या निचले स्तर पर पावर दे दी, लेकिन वहीं पर उसी स्थानीय स्तर का व्यक्ति है उसको पावर दी जा रही है, इसको हम कहेंगे लोकतांत्रिक। तो कुल मिलाकर इसी को डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोकतांत्रिक बलवंतराव मेहता कमेटी की सबसे बेस्ट जो रिकमेंडेशन क्या थी, वो यही थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। सबसे बेस्ट विशेषता क्या थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
चलिए खैर ये लिख लिया। अब इसके बाद हालांकि और भी कमेटी बनी, और भी कमेटी क्या बनी आपने देखा होगा कि फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि अशोक मेहता कमेटी आई। बेटा बहुत सी कमेटी बनी। अशोक मेहता कमेटी जब बनी तो ये 20 साल के बाद थी, 1977 में। इसने कहा कि भाई अशोक मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिश में क्या बोला, इसने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि द्विस्तरीय व्यवस्था हो। क्या होनी चाहिए? द्विस्तरीय व्यवस्था हो, द्विस्तरीय व्यवस्था हो, 2 टियर सिस्टम हो। द्विस्तरीय व्यवस्था का मतलब यहां पर क्या था कि जैसे कोई जिला है तो जिले में एक तो जिला पंचायत हो और एक मंडल पंचायत होना चाहिए। और मंडल पंचायत क्या है कि ब्लॉक पंचायत और जो ब्लॉक पंचायत है और ग्राम पंचायत को आपस में मर्ज करके मंडल पंचायत बना देना चाहिए, और मंडल पंचायत से मिलकर क्या बने? जिला पंचायत बने। हालांकि ये जो रिकमेंडेशन दी थी द्विस्तरीय व्यवस्था की, इसको कैंसिल कर दिया गया, मतलब सरकार ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर जीवी के राव कमेटी आया, जीवी के राव समिति बनी। अब जीवी के राव जब समिति बेटा बनी तो ये 1985 की समिति थी। इसने रिकमेंडेशन में कहा कि जिला पंचायत को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसको दी जानी चाहिए? जिला पंचायत को। हालांकि इसकी भी रिकमेंडेशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब आता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, जिसके थ्रू 73-74 अमेंडमेंट हुए, जिसके थ्रू 73-74 अमेंडमेंट हुए, जिसका नाम था, कोई बताएगा कौन सी कमेटी थी? बेटा ये जो मेरी दंगल सीरीज है वो YouTube पर ही है, ठीक है, लेकिन मेरे अपने YouTube चैनल पर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पॉलिटी अड्डा के लिंक पे, जैसे आप पॉलिटी अड्डा पर जुड़े हुए हो तो वहां पर YouTube का सीधा लिंक दिया हुआ है, सीधा आप उस लिंक से जुड़िए और क्लास स्टार्ट कीजिए। कहीं आपको जाना थोड़ी है उसमें, समझे कि नहीं समझे? तो वो YouTube पर ही है, ऐसी बात नहीं है। पीके थुंगन नहीं है बेटा। अरे कौन सी कमेटी बनी थी पीके थुंगन से पहले? कौन सी बनी थी? वेरी गुड, अभिषेक ने आंसर सही दिया, ये आपने लिख लिया। अब आता लक्ष्मी सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। उसके बाद आती है बेटा एलएम सिंघवी समिति। ये जो एलएम सिंघवी समिति है ये काफी इंपोर्टेंट कमेटी है, और ये एलएम सिंघवी समिति बनी 1986 में। इसने रिकमेंडेशन में क्या कहा? इसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अब इनको अगर लोकल गवर्नमेंट को मजबूती देना चाहते हो तो इनको संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए। तो स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले, यानी कि संविधान में इनका स्पष्ट अब वर्णन होना चाहिए, जैसे राज्य सरकार का है, जैसे संघ सरकार का है। संवैधानिक अधिकार यानी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। क्या मिलना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। और इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया कि SC ST और जो महिला है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए सीटों के रूप में, यहां पर आरक्षण मिले। सरकार ने इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया, और इसकी एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक तो 73 संविधान संशोधन हुआ, ये 1992 में हुआ, हालांकि लागू 93 में हुआ था, तो कहीं कहीं किताबों में 93 भी लिखा हुआ है। और यहां पर 74 अमेंडमेंट हुआ, और कब हुआ? 1992 में हुआ। उस टाइम नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की। हालांकि अगर हम देखें तो जब 1985 में 86 में एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा
कि भाई लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए अगर इसको मजबूती देना चाहते हो। तो उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी चाहते भी थे, उन्होंने बिल भी संविधान संशोधन का रखा। और वो कौन बताएगा वो 64 संविधान संशोधन था या 65 था, जिसमें राजीव गांधी ने प्रयास किया था कि संवैधानिक अधिकार इनको दिया जाना चाहिए। तो वो 64 संविधान संशोधन था या 65, और कब हुआ था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। पॉलिटी में वैधता बढ़ जाएगी, परेशान मत हो, पॉलिटी में वैधता बढ़ेगी। तो आपको ये बताइए कि राजीव गांधी ने एक संविधान संशोधन करने का प्रयास किया था, ठीक है। शुभम कह रहे हैं कि सर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो बेटा कई बार बता चुका हूं मैं, बार बार कह चुका हूं आप लोगों से। जो आप कैरियर बिल पे जब आप देखोगे तो जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, आईएएस पीसीएस, इस तरह के सेक्शन बने हुए हैं। उसको आगे पीछे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको एक सेक्शन फ्री क्लासेस का दिखाई देगा। फ्री क्लासेस में जाओगे, पॉलिटी स्पेशल बाय डीके चौधरी के नाम से एक बैच होगा, वहां पर मैंने 25 घंटे की क्लास फंडामेंटल राइट की, डीपीएसपी की और फंडामेंटल ड्यूटीज की दी हुई है, जो सभी बच्चों के लिए फ्री क्लास है, ठीक है। वो 25 घंटे का मैटर है और मैंने बहुत अच्छे ढंग से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा पढ़ाए हैं। अब तक अगर आप लोगों ने वो नहीं किए हैं तो बेटा एक एक वीडियो उसकी देखना शुरू कर दो, समझे कि नहीं समझे। तो देन वहां से आपके फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगे। और मैं हर क्लास में बार बार कहता हूं कि बेटा यहाँ क्लास में नहीं करवाऊंगा, उन्हें मैं 25 घंटे में करवा चुका हूं। हाँ, एक चीज और कहता हूं कि वहां से उनको करिए आप, मैं एक टाइम निर्धारित कर दूंगा, वहां से मैं 2 या 3 क्लास इस तरह की ले लूंगा। अगर वहां कोई डाउट है आपका तो वो डाउट सेशन में ले लूंगा। फिर डाउट सेशन में उन टॉपिकों से संबंधित कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप सभी से कह रहा हूं कि वो 25 घंटे की जो क्लासेस हैं उनको पढ़िए, और कोई भी डाउट है तो उसको कॉपी में लिखिए, और जब मैं उसके डाउट सेशन लूंगा तो फिर उसके बाद आप कुछ भी जो पूछना चाहेंगे मैं बता दूंगा। तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मैनेजमेंट से बात करके देखूंगा कि अगर वो क्लास आपके बैच में ऐड हो जाती है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे अखिलेश ने बताया 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। अपडेट भी बता दो कब हुआ। अब अरे वाह वो अमेंडमेंट जो राजीव गांधी ने करवाया था वो बेटा 64 था या 65 था, जल्दी से आंसर दो, क्योंकि ये पिछली बार यूपी पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार से संबंधित जो राजीव गांधी के टाइम में संविधान संशोधन रखा गया जो पास नहीं हो पाया था, वो कौन सा अमेंडमेंट था और किस सन में हुआ था। ये 1964 क्या बता रहे हो भाई आदर्श? 64 अमेंडमेंट, अच्छा। कोई 65 बता रहा है, कोई 64 बता रहा है। भाई मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूं। 1988 रंजन कह रहे हैं। रुक जाओ बेटा, अरे यार टाइम भी हो गया है, तो चलो इसको बता देता हूं मैं। 64 अमेंडमेंट, 64 अमेंडमेंट। According to JSTOR, the Constitution 64th Amendment Bill introduced by the Prime Minister in the Lok Sabha to provide constitutional status to Panchayati Raj institutions has attracted unusually strong comments. 64 अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। 64 अमेंडमेंट ही था बेटा वो।
चलो इसे बता देते हैं। वो प्रयास हुआ था और 64 अमेंडमेंट हुआ था, और राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम और 1989 का था। लेकिन ये अमेंडमेंट क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया था, पास नहीं हो पाया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था ये। तो फिर ये पास कब हुआ, 73 अमेंडमेंट हुआ, और 73 अमेंडमेंट के थ्रू स्थानीय यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार, तो एक पार्ट 9 जोड़ा गया, हमारे पार्ट 9 में ग्रामीण स्थानीय सरकार जोड़ दिया गया। जिसको हम पंचायत कहते हैं, और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक जोड़ दिए गए, 243 से लेकर 243 कहां तक, ओ तक, यानी कि कुल मिलाकर 16 आर्टिकल हैं ये रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित। जैसे 243 हो गया, फिर 243 ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच, इस तरीके से ओ तक। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि 74 अमेंडमेंट हुआ, हमारे संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, और इसमें शहरी स्थानीय सरकार से ये संबंधित है। शहरी स्थानीय सरकार या नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, और इसको हम नगर पालिकाएं कहते हैं, म्यूनसिपलिटीज कहते हैं, ठीक है। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, 243। अब पी के बाद क्या है, ओ के बाद पी आ जाएगा, वहां से लेकर 243 जेड जी तक। तो ये टोटल अगर देखें तो ये आर्टिकल कितने हैं, 18 आर्टिकल्स हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड जी तक है, ये 18 आर्टिकल से इनसे संबंधित। तो कुल मिलाकर LMCB कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये ला दिया गया 74 अमेंडमेंट, और उसके थ्रू हमारे संविधान में भाग 9 में और 9A में इनको जोड़ दिया गया, इनके आर्टिकल बता दिए। 64 अमेंडमेंट हुआ था 89 में, राजीव गांधी की सरकार इसको पास नहीं करवा पाई थी, राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया था। हालांकि संवैधानिक अधिकार मिले, ये बात किसने की थी, पीके थुंगन समिति जो थी, इसने भी अपनी रिकमेंडेशन में कहा था। एक पीके थुंगन समिति भी बनी थी जो कि 1988 में बनी थी, और उसने भी संवैधानिक अधिकार की बात की थी कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। ओके, खैर अभी लोकल गवर्नमेंट पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम 74 अमेंडमेंट को विस्तार के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल हमारा 9 बजे का टाइम शुरू हो चुका है, कल हम टाइम चेंज करवा देंगे, थोड़ी अवधि बढ़ाएंगे आपकी क्लास की, और हो सकता है 7:30 से भी कर दें आपकी क्लास। और अब 9 बजे मेरा यूट्यूब सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें आप जानते हो कि तो 9 बजे आप आ जाइए सभी। और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने पॉलिटिडा पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो 1 घंटे का सेशन चलेगा ये, ठीक है, उस पर आप जुड़ने का प्रयास करिए। ओके, क्लास को बेटा मैं अब यहीं पर फिनिश करता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। अब 9 बजे मिलते हैं आपसे।